देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल से लेकर आज तक काफी सारे अहम इवेंट्स हुए, जरा एक करके आपके सामने वो इवेंट सकेंगे। कल सबसे अहम इवेंट हुआ कि जेयूआई ने एक धरना दिया और सुप्रीम कोर्ट के बाहर यह एहतजाजी धरना दिया गया, जिसके हवाले से पहले तो ये कहा जा रहा था कि यह धरना तवील मुद्दती हो सकता है और यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफे के बगैर यह धरना लौटेगा नहीं। लेकिन फिर रात गए एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, उसका एलामिया जब सामने आता है तो उसके साथ ही इस्लामाबाद में ये जो जारी धरना है इसको भी उठा लिया जाता है। जब सुबह होती है तो तहरीक इंसाफ की जानिब से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से एलामिया के ऊपर एक रद्द अमल आता है और यह भी कहा जाता है कि जो अनासर जो शरपसंद अनासर हैं जो 9 तारीख के इस तमाम तर वाक़े में मुलविस थे, जिन्होंने इंतशार फैलाया, उन तमाम को गिरफ्तार भी किया जाए और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान की निगरानी में एक जुडिशियल इंक्वायरी भी की जाए। साथ में यह भी ऐड करते चलें कि आज जो कुछ हुआ इस हवाले से एतजाज अहसन साहब ने भी लाहौर हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू की। उन्होंने कुछ अहम सवालात उठाए, उन सवालात क्या थे आपको सुनाते हैं। मरियम नवाज का, ख्वाजा आसिफ का, जावेद लतीफ़ का, राना सनाउल्लाह का लहजा और कलाम है, इसको हमें समझना चाहिए कि इनका कोई मकसद क्या है। इनका मकसद कोई चीफ जस्टिस को हटाना मकसद नहीं है। मकसद मैं बताऊं, इनको मकसद कोई चीफ जस्टिस, ये वही चीफ जस्टिस है जिन्होंने आधी रात को अदालत खोली और इनको फतह याब किया नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इन्होंने आया हुआ था इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और उसकी वजह से खान की हुकूमत गई। अब ये वही चीफ जस्टिस है, वहाँ कलाबे बांध दिए थे इन्होंने तारीफ़ों के, अब वही चीफ जस्टिस है। जलूस लिबर्टी से चले, पैदल की स्पीड पे जुलूस लिबर्टी से चले, 2.5 घंटे जुलूस लेता जाए, कोर कमांडर के घर पहुंच जाए। उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। किधर है आईजी पुलिस, किधर है डीआईजी पुलिस, किधर है एसएसपी पुलिस। पहले तो कटहरे में इनको खड़ा करना चाहिए कि आप इतनी ब्रूटल, इतनी वहशियाना लाठीचार्ज करते हैं, टीयर गैस फेंकते हैं, गोलियां भी चलाई हैं आपने रबड़ की। आपने ये जुलूस जाता नहीं रोकते थे। तो आपने सुना एतजाज हसन साहब ने जो सवालात उठाए और जो गुफ्तगू की एतजाज हसन साहब ने लाहौर हाईकोर्ट के बाद, यकीन तौर पे इसमें काफी सारे सवालात हैं और ये सवालात यहां पे खत्म नहीं होते। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि अब मुल्क जिस नहज पे आ चुका है, जहां पे सियासी इंतशार और तनाव इतनी शिद्दत पे बढ़ चुका है, इसका अगला लाए अमल क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि प्रेशर आला अदलिया के ऊपर भी है, प्रेशर हुकूमत के ऊपर भी है और इत्तलात ये भी है कि एक आम मुलाकात इस वक्त भी जारी है जो कि हुकूमत और अस्करी ज़राए के दरमियान कुछ मामलात होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होने जा रहा है और क्या नहीं, सवाल से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अपने पैनल को तारुफ कराना चाहूंगा। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं ऑन कॉल जनाब रिजवान शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे शुएब राजा साहब और उनके हमरा हैं मोहम्मद अकरम साहब, दोनों ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। इन दोनों को भी मैं आज वेलकम करूंगा अपने शो में। शाह जी, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आपकी एक प्रेडिक्शन जो आपने पिछले प्रोग्राम में दी थी वो आज दुरुस्त साबित हुई। आपने कहा था कि तहरीक इंसाफ के लोग अब किसी तौर पर अपनी पार्टी को छोड़ जाएंगे या छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। आज महमूद मौलवी साहब की सूरत में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। जी देखें मुनीर साहब, बात यह है कि सामने नजर आ रहा है कि जब आप एक ही पार्टी के लिए तमाम कानून और तमाम कवायद और तमाम सेक्शन 144 नफाज जारी रखेंगे और बाकी पार्टीज को, जो सियासी पार्टीज है, उनको बिल्कुल फ्री हैंड देंगे तो ये पैनिक होता है। और जिस हिसाब से आप देखेंगे तकरीबन 7,000 कारकुन पाकिस्तान तहरीक के इस वक्त हिरासत में है, मुख्तलिफ उसमें लातादाद और सैकड़ों FIR हो चुकी हैं। तो डेफिनेटली इस माहौल के अंदर आपको पता है कि सियासी लोग अपने दूसरी राह देखते हैं, तो ये तो होना था, ये नजर आ रहा था और यही एक हुकूमत का तरीका
शाह जी, ये जो हुआ है महमूद मौलवी साहब का, जो एक हमने इंसिडेंट देखा, आपको लगता है ये पहला बारिश का कतरा है या तहरीक इंसाफ की पहली विकेट उड़ गई, ये कहा जा सकता है? इसमें और भी इजाफा होगा आने वाले दिनों में? देखिए मुनीर साहब, तो बारिश का कतरा तो मैं नहीं कहूंगा, ये बारिश तो एक चमक होती है और ये आसार पे रियासत के नहीं लग रहे, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि ये एक सियासी घुटन का मामला है और सियासी घुटन में जाहिर बात है जो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा वो टूट जाएगा और जो प्रेशर बर्दाश्त करेगा वो उठता रहेगा। ये बड़ा अहम आपने नुकता उठाया है शुएब साहब। ये जो आज एक डेवलपमेंट हुई है, मैं सबसे पहले आज ही की डेवलपमेंट से बात करूंगा। ये जो महमूद मौलवी साहब का जो इस्तीफा है, ये इस्तीफा आप भी हैं, अकरम साहब आप भी इसको कैसा देख रहे हैं कि ये इस्तीफा एक्सपेक्टेड था? तहरीक इंसाफ के उन नामों में से महमूद मौलवी का शुमार होता है जो सीनियर लीडरशिप या टियर 2 लीडरशिप में जिनका नाम आता है, और खान साहब के बड़े करीबी रहे हैं, और NA 245 पे भी अभी एक बड़ी मार्जिन से महमूद मौलवी साहब कामयाब हुए थे। आज एकदम उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज से 1-2 दिन पहले तक कुछ इस तरह की भी इतलात थी कि महमूद मौलवी साहब गिरफ्तार हुए हैं, लापता थे, कुछ मुतजाद इतलात भी थी जिसको अभी तक क्लियर नहीं किया जा सका। और आज महमूद मौलवी साहब अचानक से मंजर आम पे आए और उन्होंने कराची प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अपना पार्टी से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेमन साहब, गुजारिश ये है कि महमूद मौलवी साहब के जाने से पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान जो है वो मौलवी साहब को होगा। मौलवी साहब अगली मरतबा शायद काउंसलर भी ना बन सके, ये रियलिटी है। अकरम साहब देखिए, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अकरम साहब, आप बोले। मेरे ख्याल में ये पीटीआई के लिए भी एक बड़ा, वो जैसे कहते हैं ना कि वो जब डरावनी फिल्में होती है तो उसमें जुमला लिखा जाता है, कमजोर दिल हजरात ये फिल्म ना देखें। तो ये जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, तो ये कमजोर दिल हजरात के गेम नहीं है, ये बहुत इसके लिए ना जो है ना, और पीटीआई के लिए ये होगा कि जिसका एक नतारा निकल जाती है, चीजें फिल्ट्रेशन हो जाती है। तो ये पीटीआई के लिए भी बड़ा एक फायदेमंद चीज होगी कि जो लोग डिटरमेंट नहीं रह सकेंगे, कमिटमेंट के साथ नहीं चल सकेंगे, जो कि पार्टी का इस वक्त जो एक उनका मंशूर है या जो उनका एक हकीकी आजादी का नारा है, तो ये मेरे ख्याल में इस लिहाज से है। लेकिन इसके अंदर जबर और ऑपरेशन जो है ना, वो ज्यादा नुमाया नजर आ रहा है कि ना कि कोई पार्टी से कुछ छोड़ के गया है। उसकी वजूहात आपने खुद बयान की है। अकरम साहब, ये जो आपने फरमाया कि महमूद मौलवी साहब के हवाले से जो रेजिग्नेशन हुआ और कमजोर दिल हजरात यकीन तौर पे इस हवाले से काफी ज्यादा मुश्किलात हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये सवाल फिर उठेगा कि क्या महमूद मौलवी साहब ये वन ऑफ द केसेस हैं या आगे चल के इसमें इजाफा होगा? क्योंकि अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ की पोजीशन से देखा जाए तो सीनियर लीडरशिप या तो जेलों में बंद है, और जो इस तरह की लीडरशिप अगर वो पार्टी छोड़ के चली जाएगी तो फिर तहरीक इंसाफ के मामला के आगे चलाने के लिए तो मुश्किल होंगे। देखिए, पीटीआई जो है वो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो जिसको हम कोई तांगे की पार्टी, स्मारियों वाली पार्टी है। पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है। उसके कार्डर्स जो हैं, उसके जो लोग हैं, उसके जो सपोर्टर्स हैं, उसके जो बेशुमार लोग अभी ऐसे भी खड़े हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि वो गीली जमीन पर पाँव नहीं रखते, वो भी डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हैं, और वो भी पंजाब से, यानी कि जो कि जहां पे कि इस तरह की चीजें नजर नहीं आती थी। ये हम देख रहे हैं कि क्या एक वक्त में पीपल्स पार्टी का ये खासा होता था, अब वो तो उसको तो जो है ना एक तो माजी का किस्सा हो गया। तो ये पाकिस्तान में एक नया फिनोमेना आया है। हमें इसको इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि लोग जो है डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हैं। महमूद मौलवी साहब या इस तरह के और वाकयात आएंगे, ये कोई नई बात नहीं होगी, ना कोई हमने पहली दफा देखा, ना आपने पहली दफा देखा। बहरहाल सियासत जो है ना पाकिस्तान में कमजोर दिल हजरात का काम नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया शुएब भाई। ये जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कमजोर दिल हजरात का काम नहीं है। माजी में इस तरह की बहुत सी मिसालें मैं कहूं हुए हैं। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की बात करें, नून लीग की बात करें, नून लीग में एक वक्त में बहुत से सीनियर रहनुमा छोड़ के चले गए थे। चौधरी निसार का नाम उसमें सर फहरिस्त नजर आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद इस दौर से गुजरी है, लेकिन हमने देखा कि किसी के आने या जाने से पॉलिटिकल पार्टीज
वक्ती तौर पे कमजोर हुई हो तो हुई हो, लेकिन सफा हस्ती से नहीं मिटी, और उसके बाद वो जो उरूज उनका था वो भी बहाल हुआ। तो अब आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में, इसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए जो वक्ती परेशानी है उसमें जरूर इजाफा हो जाएगा, लेकिन आगे चल के शायद राह हमवार हो जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मेमन साहब, बात बड़ी सीधी सी है। आपने बात की नून लीग की या दूसरी तीसरी, तो ये नून लीग और ये जो दूसरी तीसरी पार्टियां हैं, ये सारी इस्टेब्लिशमेंट के गमले में पैदा हुई है। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के गमले में पैदा नहीं हुई भाई। उसने 24 साल एक स्ट्रगल की है। स्ट्रगल के बाद पार्टी इस मुकाम पर आई है। 24-25 साल उसने डिटर्मिनेशन से, वो बंदा अकेला रहा है मगर वो लड़ता रहा है। तो फर्क है दोनों में फर्क है। मतलब नून लीग की आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपको याद हो तो जब गुलाम इसहाक खान के दौर में जब उसने इसकी असम्बली तोड़ी थी, तो आधी नून लीग तो जो थी वो मंसूर भुट्टो के साथ जो थी वो साइड पे हो गई थी। ये आपके सामने की बात है, मगर आपको नहीं पता तो मैं तो मतलब आई विटनेस। नहीं, ये बिल्कुल आप, ये पॉइंट बिल्कुल मेरा भी यही पॉइंट है कि इस तरह के वाकया तो पॉलिटिकल पार्टीज में हुए हैं, और इस तरह के दौर से बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज गुजरी हैं। 97 में आज जो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मामला हैं कि पार्टी को कलअदम करार देने की बात की जा रही है, 97 में जब सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हुआ था तो उस वक्त नून लीग के हवाले से भी इस तरह की गुफ्तगू हुई थी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब डॉन लीग का वाकया हुआ था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस तरह के दौर से गुजरी थी। लेकिन उसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से तो खत्म नहीं हुई, और ना खत्म होनी चाहिए, क्योंकि एक जमहूरी प्रोसेस है और जमहूरी प्रोसेस को उस तरह से चलना चाहिए। लेकिन अब जो सूरत हाल नजर आ रही है कि एक मुश्किल वक्त तो है, और ये मुश्किल वक्त सिर्फ एक पार्टी के लिए या चंद लोगों के लिए नहीं है, ओवरऑल तो पूरी कौम बेयकीनी का शिकार है ना। देखिए बात बड़ी सीधी सी है। ये मैं यहाँ पे बड़ा खुलकर ये बात करूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। उनको होश के नाखून लेने चाहिए, उसको समझना चाहिए। और गवर्नमेंट जो जो आपकी गवर्नमेंट जिस तरह से ये मतलब ये कि डरा धमका कर कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती। अगर डराने धमकाने से स्टेबिलिटी आती तो मतलब मेरे ख्याल में इंडियन एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, कहीं और पे भी होती है। ठीक है ना। तो ये मतलब डराने धमकाने से अब ये काम नहीं चलेगा। और ये वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, इसमें तो हर बंदे के पास अवेयरनेस है, हर बंदे के हाथ में जो सेल फोन है वो उसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो गलतियां कर रहे हैं, ये इनको कतर से कुछ सीखना चाहिए। और अब तो खैर कतर है भी नहीं, अब तो 2023 चल रहा है। इनको मेरे ख्याल में अकल करनी चाहिए कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसका अल्टीमेटली नुकसान होगा, फायदा नहीं। चलिए, ये आपका पॉइंट है। शाह जी, मुझे जरा ये बताएं, आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार थे, उनको वो अदालत आए, उनको अदालत से रिलीफ मिला, अदालत कमरा अदालत के बाहर जाते ही उनको फिर गिरफ्तार किया गया। ये जो माजरा हुआ है, ये क्या हो रहा है इस्लामाबाद में, ये क्या मामला चल रहे हैं? देखिए, एक सीधी सी बात नजर आ रही है कि आप पैनिक फैलाना चाह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, उस पार्टी को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी थी और सियासी पार्टी है, और जिसकी हुकूमत को अवाम की नजर में उसकी हुकूमत को बगैर किसी चार्जशीट के गिरा दिया गया। तो अपनी सोच को तो किल नहीं सकते, आप हरासमेंट कर सकते हैं। हुकूमत एक अजीबो गरीब काम कर रही है। पुलिस को जिस तरह का आप देखें फ्री हैंड दिया गया है, किस तरह खवातीन पे, बच्चों पे जिस तरह यहाँ पे तशद्दुद किया गया है पिछले प्रोटेस्ट के अंदर। अगर कोई खवातीन और बच्चे खाली हाथ में प्ले कार्ड लेकर खड़े थे, वो कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर किस तरह के मजालिम किए गए, उनके ऊपर किस तरह का तशद्दुद किया गया है। फिर आप देख लें कि हमारे कॉपी को साहब के साथ क्या किया गया। तो मतलब ये चीजें खाली सियासी लीडरों की हद तक ही, ये आवाम की हद तक इस हुकूमत का जो सिलसिला है डराने का और धमकाने का, वो पहुंच चुका है। देखिए मुनीर साहब, आप और अभी शहर साहब, अकरम साहब बात कर रहे थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एमएनए जो होता है ना, एमएनए उसके पीछे लाखों लोगों के वोट होते हैं। एमएनए एक अकेला नुमाइंदा होता है, लेकिन उसके पीछे लाखों लोगों के वोट होते हैं। तो समझने की बात यह है कि आप यहाँ पर एमएनए या एमपीए के आगे पीछे होने की, पार्टी छोड़ने को आप कुछ भी ना समझें। आप देखें कि सबसे बड़ी जो ताकत का सच चश्मा है वो
अवाम है। अगर आप अवाम की राय को नहीं मानेंगे, आप एक इज्तिमाई सोच को एक इनफरादी सोच के ऊपर मुसल्लत करने से रोकेंगे, आप एक इज्तिमाई अवाम के फैसले को, एक बड़ी तादाद जो अवाम की चाहती है, जब आप उसको मानने से इनकार करेंगे तो ये हालात तो और घुटन का शिकार होंगे। सर ये जो घुटन है, ये पार्टी के जब तक मौजूद नहीं है ना, फैसला हमेशा अक्सरियत ही का। सर अक्सरियत का अंदाजा तो तब हो सकता है ना जब इलेक्शंस हो रहे हो। इस वक्त तो मुल्क में इलेक्शंस हो नहीं रहे, 14 मई को जो इलेक्शन होने थे। अगर अक्सरियत इस निजाम के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ, ठीक है ना, देखिए कितनी अजब बात है कि महंगाई मार्च करके ये लोग इक़्तिदार में आए हैं, ठीक है, और आज महंगाई का क्या आलम है, सब चुप। करप्शन का क्या आलम है, सब चुप। इदारे किस तरह लोगों के ऊपर हमलावर हुए हैं, सब चुप। तो ये सब चीजें जब आप नजर आ रही हैं तो सर ये चीजें आप देखिए, जो कौमी लेवल की सोच है ना, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपका शाहजी बिल्कुल वैलिड है। मैं शाहजी आपके देखिए, नहीं, मैं एक बात ऐड करूंगा इसके अंदर के, देखिए जो अवामी राय है ना, उसका इलेक्शन का इजहार नहीं हो सकता, उसका प्रोटेस्ट के जरिए भी इजहार हो रहा है कि लोग इस हुकूमत नहीं शाहजी, ये देखिए प्रोटेस्ट दोनों तरफ से हो रहा है। देखिए हुकूमत भी प्रोटेस्ट कर रही है। कल हमने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाद देखा हुकूमत ने हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, और हुकूमत जो प्रोटेस्ट कर रही है, हुकूमत उसको एक कानूनी शक्ल दे रही है। दफा 144 नाफिज है, उसके अंदर अगर सैकड़ों लोग आ जाते हैं और उनको आप कुछ नहीं कहते तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। ये आपका पॉइंट शाहजी बिल्कुल वैलिड है। शाहजी आपके पॉइंट बिल्कुल राइट है। मुझे अकरम साहब से इसके ऊपर बात करने दें। अकरम साहब, ये जो कल जेयूआई का एक हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के बाद एहतजाज हुआ, वहां जो स्पीचेस हुई उसको लेके भी बहुत से लोगों के तहफ्फुज़ात हैं, जो वहां पे स्लोगन्स इस्तेमाल किए गए वो भी काफी ज्यादा एक तशवीश का बाइस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के हवाले से अगर किसी मुल्क में इस तरह की गुफ्तगू होती है तो मुल्क में इंतशार बढ़ता है। और फिर कल जो जेयूआई का मंशूर था, ये जो प्लान था, वो तो ये था कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तीफा लिए बगैर घर वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को अगले मंगल तक मुलतवी कर दिया तो रात में यह फैसला किया गया कि ये धरने को खत्म किया जा रहा है। कल जेयूआई का जो धरना था कितना कामयाब था, या क्या उसका जो इफेक्ट था वो जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल हुआ या नहीं? देखिए, इसमें जो बुनियादी बात हुई ना, वो ये है कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी की धज्जियां बिखेरी है। गवर्नमेंट में बैठी हुई है पीडीएम, मरियम नवाज जो है वहां पे है, मौलाना फजलुर रहमान है, ये सब गवर्नमेंट में। और गवर्नमेंट खुद जो दफा 144 है उसकी जो वायलेशन कर रही है। पहला तो ये भी पर आता है कि कोई, जिसको कहते हैं ना ख्वाजा आसिफ की जुबान में, कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बाकी जो आपने बात पूछी कि वो वहां से हासिल क्या कर सके, इन्होंने एंटिसिपेट यही किया हुआ था कि, और ये एक बाजार लग रहा था कि आज जब ये 14 मई को, जो 15 मई को जब समाअत होगी और 14 मई गुजर चुकी होगी, तो इन्होंने सारी उसके लिए ना प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि ये तैयारी रखे कि कोई ऐसा फैसला आ जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर को समन कर लिया जाए, किसी वजीर दाखिला को समन कर लिया जाए, कंटेम्प्ट लगाई जाए, जैसे यूसुफ रजा गिलानी वाला मामला हो चुका हुआ था। तो ये माजी में रहने वाले लोग ऐसे सोचते हैं। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन दी, उन्होंने उसके ऊपर कहा कि गर्चे ये बनता नहीं है क्योंकि सारे नए नुकात हैं, रिव्यू पिटीशन में नए नुकात नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी हम आपकी बात को सुन लेते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक मौका खुद से इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया जो है। लेकिन अकरम साहब, कल जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पीटीआई एंटिसिपेट कर रही थी, वो सोच रहे थे कि कल शायद गेम खत्म हो जाएगी और कल कोई बड़ा फैसला आ जाएगा। ये तो आप कह सकते हैं कि जेयूआई के धरने से, जो जेयूआई के जो हम लोगों से गुफ्तगू करते हैं, वो तो कहते हैं कि हमारा जो मकसद था हमने हासिल कर लिया। कल सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकी जो हमारी लीडरशिप के खिलाफ होता। एग्जैक्टली, ये होके रहेगा। अगर ये सोच रहे हैं ना कि ये इन्होंने वो अंसारुल इस्लाम की जो खाकी वर्दियां पहना के लोगों, अब आप जरा सोचें यार, ये रियासत क्या कर रही है। आप अपने मुल्क का जो है कंट्रोल किन के हाथ दे रहे हैं, जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप मदरसों से उठा के बसों में भर के, पाकिस्तान वैसे ही एक शदौले के चूहों की एक मखलूक बन चुका हुआ है।
जो हमारा निजाम है, जो ऊपर से एक आला दर्जे के शतौले के चूहों को आप उठा के अब उनके अंदर बिहेवियर चेक किया। मैंने देखा था उन दिनों में इस्लामाबाद में था जब ये जमीयतुल इस्लाम जो 2018 में धरना दिया था। खुदा की कसम काबिल रहम है हम लोग, और ये हमारे जो मदरसों के बच्चे ये उससे भी ज्यादा काबिल रहम। उन वो चीजों को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कोई, मैं आपको क्या बताऊं। नहीं सर, ये आपका आपका सर अकरम सर, ये पॉइंट आपका मैं आ गया और मैं बिल्कुल इस बात को समझ भी रहा हूं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन शुएब भाई, ये जो कल जो कुछ हुआ, गुज़िश्ता एक साल से मैं अगर इवेंट्स को देखूं तो तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद बार दरख्वास्त दी कि उनको रेड जोन में आके या डी चौक में आके एहतजाज करने की इजाजत दी जाए। और हमने देखा कि जब खान साहब लॉन्ग मार्च की बात करते थे, 2 बार ये गालिबन कोशिश भी की गई, और इसके बाद जब जलसे जुलूस की बात होती तब भी डी चौक को हुकूमत ने महफूज रखा। कल डी चौक से बात आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक मामला आ गया, कोई शेल नहीं चला, कोई गोली नहीं चली, कोई किसी किस्म की मज़ामत नहीं दिखी। ये आलमी दुनिया में एक पैगाम तो जा रहा है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी जब बात होती है तो एक जानिब मंजर है जहां पे आपको शेलिंग दिखाई देती है, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल नजर आता है, और एक जानिब पुलिस बाकायदा वेलकम कर रही है। तो हुकूमत को तो खुद अपने अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करना चाहिए था। वेलकम नहीं करनी थी। अगर कल की आप थोड़ी सी वीडियोस वगैरह देखें तो पुलिस वाले बेचारे बचते फिर रहे थे पीली वर्दियों से। अब गौर करें ना उस पे, 144 भी लगी हुई है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, वो जो क्या नाम है उसका, वो जो एंटी टेररिज्म फोर्स वाले भी खड़े हैं, और वो पीली वर्दियों वालों से बचते फिर रहे कि यार कहीं इनके साथ कोई टकराव ही ना हो जाए। ठीक है, और ये साइडें रास्ता दे रही है उनको कि जनाब चाहे मेहरबानी करें। अच्छा, वो कह रहे थे जी गमला नहीं टूटेगा, गेट तोड़ के तो उधर गए। ठीक है, बेशर्मी की इंतहा है भाई इसमें। मतलब इसमें कोई मतलब अकरम साहब जो बात कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? दुनिया इसके बाद अगर कोई वीडियो पॉलिसी अगर समझता है कि वो बाहर से इन्वेस्टमेंट ले आएगा तो वो एमको की जन्नत में रहता है। शुएब भाई, आपका पॉइंट आगे मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके एलामिया में जो कुछ कहा गया, और इसके बाद अब बहस ये छिड़ी हुई है कि क्या आर्मी कोर्ट्स में इस तरह के मामलात और मुकदमात चल सकते हैं या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा मुतजाद इत्तलात हैं जो गर्दिश कर रही हैं। आज इस हवाले से बहुत से सवालात भी उठाए गए। इन सारे सवालात के ऊपर ही बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा कि कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, यकीन तौर पे इन हालात में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था, और कल जो गुफ्तगू की गई ये भी बड़ी अहम थी, क्योंकि ये बात का तो मुकम्मल तौर पर अज़म किया गया कि जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, जो कुछ अंदरूनी बैरूनी पाकिस्तान के हवाले से जो दुश्मनियां हो रही हैं, जो कुछ पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं, उसके ऊपर फौजी क़यादत ने मुकम्मल तौर पर इस बात का इजहार भी किया कि वो किसी भी तौर पर इन तमाम तर मकासद में दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे, और जो शरपसंद मुनासिर हैं उनके हवाले से भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन कल जो गुफ्तगू की गई बहुत सारी जगहों पर उसको सियाको सवाक से हटा के भी पेश किया गया, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक एलामिया जारी किया जिसमें तहरीक इंसाफ ने भी ये बात रखी कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अफवाज पाकिस्तान को आमने सामने खड़ा किया जाए। यह बात भी दोहराई गई कि जो कुछ इंतशार फैलाने वाले जो अनासर थे उनकी भी एक मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस हवाले से यह भी देखना चाहिए कि क्या कुछ हुआ। एतजाज हसन साहब ने भी आज जो गुफ्तगू की उसमें जो सवालात उठाए, ये तमाम तर सवालात अपनी जगह पे, लेकिन अब क्या होने जा रहा है? क्या दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से मामलात आगे बढ़ चुके हैं, या इसमें अब भी कोई गुंजाइश पाई जाती है? शाह जी, ये जरा समझाएं कि जो कल कुछ हुआ और अब जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि एक जानिब तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत के लोग, अपनी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, एक जानिब केसेस हैं
आज जो कि ये भी कहा जा सकता है कि खान साहब की जो जमानत है उसको वो मंजूर हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जो अदालतों के जो मामला थे उनको भी रिलैक्सेशन मिल रही है, लेकिन उमूमी तौर पे इस वक्त तहरीक इंसाफ टोटली मुश्किल हालात में नजर आती है। अब क्या होने जा रहा है, जरा इसके हवाले से रोशनी डाल दें। देखिए मनीष साहब, काफी टाइम पहले मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा गलत फहमियां ही क्रिएट की हैं। ये जब भी हुकूमत से निकाले गए हैं, इक़्तिदार से निकाले गए हैं, ये उन्हीं गलत फहमियों को क्रिएट करने की पादाश में निकाले जा चुके हैं। ठीक है, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी लड़ाई होती और फिर ये पिछले इक़्तिदार आप देख लें, तारीख है, ये तारीख का हिस्सा, ये को मैं तो अपने पास से बता नहीं रहा, ये तारीख का हिस्सा है कि उनकी हमेशा किसी न किसी से होती है और वो इस तरह के काम करते हैं। ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है वो मुल्क दुश्मन है और शरपसंद है, ये एक मुनासिब तरीका नहीं है मुनीर भाई। बात यह है कि सियासी चीजों को सियासी तरीके से होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क का जो पाक फौज है वो सबसे अहम तरीन इदारा है, लेकिन उसको 1 to 1 एक सियासी पार्टी से कर देना ये मुनासिब नहीं है। इन हालात को कूल डाउन होना चाहिए। लेकिन कूल डाउन दोनों तरफ से होगा ना शाहजी, कूल डाउन देखिए दोनों तरफ से होगा। कूल डाउन, मेरी बात सुने ना सर, दोनों तरफ से कूल डाउन कैसे, कहाँ हो रहा है? एक तरफा कार्रवाइयां नजर आ रही हैं हुकूमत की। हुकूमत इस सिचुएशन से फायदा उठा रही है, हुकूमत इस सिचुएशन से फायदा उठा रही है, मजीद गलत फहमियां पैदा कर रही है। ठीक है, हालांकि आपको, हमें और पूरे पाकिस्तान को, इवन ये एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है कि इमरान खान ने कभी भी पाक फौज के खिलाफ ना बात सुनी ना कही। अगर वो चाहता तो जब वो इस्लामाबाद अपना लॉन्ग मार्च उसने मुलतवी किया था तो वो किस वजह से किया था कि आपस में 1 to 1 ना हो जाए। उसका इजहार भी किया गया था, उसके बारे में बयान भी दिया गया था कि मैं किस वजह से वो उस वक्त अपना मार्च मुलतवी करके आ गया था। तो चीजें ऐसे नहीं है, मेरा ख्याल है हकीकत की तरफ जाना चाहिए, हकीकत पसंदाना सोच के साथ इन चीजों को सोचना चाहिए। और फिर जब आप एक शख्स, एक ही पार्टी के खिलाफ आप जब तमाम कानून का इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती भी कर रहे हैं, पकड़ धकड़ भी कर रहे हैं, फिर आप उससे कहते हैं आकर सुलह सफाई से बात करो, तो ये भी तो मुमकिन नहीं हो सकता। जब आप नाइंसाफी इतनी कर रही होगी हुकूमत के, मतलब आप तो ऐसा हो गया कि गुड कॉप बैड कॉप वाली बात हो गई है कि अगर एक छींक फजलुर रहमान छींके तो लोग कहेंगे माहौल खुशगवार कर दिया, और वही छींक अगर जो है पीटीआई का कोई लीडर छींके तो उसके खिलाफ पर्चा करा दो, इसलिए माहौल को आलूदा कर दिया। यार जब इस तरह का माहौल रखेंगे तो आप किस तरह आगे लेकर चलेंगे मुल्क को? मुल्क के हालात को देखें आप, माशी मामलात को देखें आप, मुल्क किस तरफ जा रहा है, महंगाई को देखें आप, आवाम का जीना दोबार हुआ है, आवाम महीने का पूरा राशन नहीं कर पा रही है, महंगाई का क्या आलम है, लेकिन उन चीजों को देखने को ताल्लुक नहीं। ये पॉइंट हालात इस तरह के शाहजी आपका, देखिए शाहजी आपका पॉइंट आ गया, मुझे ये यकीनी तौर पे आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इससे कनेक्टेड एक बात है जो मैं करना चाह रहा हूं कि अकरम साहब जरा इस हवाले से बताएं। कल मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस ने एक बड़ा बयान दिया, आज बल्कि ये भी बता दें कि चीफ जस्टिस साहब ने इस बात की भी क्लैरिफिकेशन कर दी जो कि शायद वो ना भी करते तो जरूरत नहीं थी, कि जो उनके हवाले से जो बयान मंसूब किया जा रहा है, जो उन्होंने खान साहब को वेलकम किया जिस अंदाज से, उन्होंने आज इस बात को क्लियर कर दिया कि वो आमतौर पे इन रूटीन ये जुमला कहते हैं और ये पूछते हैं हाउ डू यू डू या वेलकम टू द कोर्ट, ये इस तरह के मुकालमात अक्सर जजेस किया करते हैं। तो उस दिन भी जो कुछ कहा गया वो साको सबाक से हटके था। लेकिन अकरम साहब आज ये जो सूरत हाल नजर आई कि कल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी और बहुत बड़ी बात थी कि हु विल इंप्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये चीफ जस्टिस की तरफ से आना यकीन तौर पे एक बहुत बड़ी बात है। और साथ में ये भी चीज ऐड कर लें कि जब इस तरह के मामलात होते हैं और अब जो मामला जा रहा है फौजी अदालतों की तरफ, सर ये हम किस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं एक दो बातें जो अभी आपने कही, अभी जो चीफ जस्टिस के हवाले से अभी आपने बात की ना कि वो हर एक को कहते हैं, और एक्चुअली उन्होंने कहा हुआ है, अगर आपको याद हो, जब कासिम सूरी की जो रूलिंग वाला मामला था उसमें शहबाज शरीफ भी इनवाइट किए गए कोर्ट में, बिलावल भुट्टो भी गए, तो जरा उनको याद कीजिए कि उन्होंने किन अल्फाज में बिलावल भुट्टो को मुखातब किया था और किन अल्फाज में शहबाज शरीफ को उन्होंने मुखातब किया था। वो ऐसे ही एक बात थी। दूसरी, अभी आप, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूँ, जब भी आप बात कर रहे थे रिजवान साहब से, ये
पीटीआई का नुकसान नहीं हो रहा, पीटीआई का फायदा हो रहा है। पीटीआई का फायदा ये हो रहा है कि वो एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर इमर्ज कर रही है जो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कोई बनी हो। अवामी लीग जो बांग्लादेश वाली थी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वक्त में थी, तो ये पीटीआई का तो फायदा हो रहा है। नुकसान तो हो रहा है अवाम का, नुकसान और किसके फायदे में हो रहा है? अब ये देखिए कि इस नुकसान का फायदा किन लोगों को हो रहा है। वो जो ओहदों पर और हुकूमतों में चोर दरवाजों से आए हुए, जो अभी जो आप बात कर रहे थे, अब जिनके ऊपर इल्जाम है वो कह रहे हैं कि भाई 9 मई के वाकयात की जो है आप एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। इल्जाम लग रहा है, मैं कह रहा हूं आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इसकी और ये इसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन जरूरी है। हम कुछ देर पहले ये बात कर रहे थे कि उस दिन किसको पता था कि आज इमरान खान ने गिरफ्तार होना है? क्या पीटीआई को यकीन था कि इमरान खान उस दिन गिरफ्तार होगा? वो किन को यकीन था कि इमरान खान ने आज गिरफ्तार होना है? उन्हीं को यकीन था कि जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया, जिस तरीके से गिरफ्तार किया। और वो जो विजुअल्स है ना, वो अगले कई सालों तक, अल्लाह ना करे पाकिस्तान को कोई हार्म हो, वगैरह वो जो विजुअल्स है ना इमरान खान को गिरफ्तार करने के, वो पाकिस्तान की अल्लाह ना करे इस तरह की हो, लेकिन यकीन तौर पे ये विजुअल्स हैं और आज के दौर में इसकी एक सिंबॉलिक जी जी अकरम साहब। और सेकेंडली आपने वो बात की कि मिलिट्री कोर्ट्स, देखिए पाकिस्तान में ये नहीं धंधा चल सकता। अभी आपकी जुडिशरी में इतना दमखम है, वो उड़ा के बाहर फेंक देंगे ऐसी सारी चीजें। क्या करेंगे? इमरजेंसी लगाएंगे ना। इमरजेंसी किस लिए लगाना चाहेंगे? ताकि अपनी मर्जी की जुडिशरी ले। लेकिन अकरम साहब मैं कता कलामी करूंगा। मुझे एक बात याद आई कि आज से कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपने उरूज पे हुआ करती थी, और तब यह फैसला किया गया कि फौजी अदालतों के जरिए जो सजाए मौत के जो मुल्जिमान हैं उनके मामलात को इस तरफ भेजा जाए, और जो दहशतगर्दी किस तरह के वाकयात में, तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की जो सियासी जमातें हैं वो इस तमाम तर चीजों की मुखालफत किया करती थी। आज अगर पॉलिटिकली जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, वो मामला अगर मिलिट्री कोर्ट्स में चला जाता है तो फिर इसके असरात तो यकीनी तौर पे कुछ और हो सकते हैं। जी हाँ, मैं यही आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि हमारी जो सियासी अशराफिया है और जो हमारे पावरफुल हल्के हैं, उनको अपना जो उन्होंने पीटीआई को अपना दुश्मन नंबर 1 समझ लिया हुआ है। पाकिस्तान का भारत दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान की टीटीपी दुश्मन नहीं है। ये इन्होंने पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की, जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर सियासी जमात है इस वक्त, और पाकिस्तान खुश नसीब है कि उसके पास एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त मुल्क में जो लोगों की एस्पिरेशंस के साथ जुड़ी हुई है। तो आप उसको एनिमी नंबर 1 बना के उनके वर्कर्स का, कौन लोग हैं वो? उनके वर्कर्स हैं। ये बिल्कुल सही बात है। शुभ, मैं चाहूंगा इसमें आप जरूर ऐड कीजिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा अहम मसला है। शुभ भाई, आप इसके ऊपर क्या ऐड करना चाहेंगे? जी अकरम साहब इतना कुछ बोल गए हैं कि मेरे बोलने की तो गुंजाइश है ही नहीं, लेकिन बात वही है। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उनका हल भी पॉलिटिकल ही होता है, ठीक है। आपने जब भी फोर्स यूज करके पॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की, शोभा एक चीज और ऐड कीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत हुई उसमें यह देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मौका दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी कहा है हुकूमत से कि डायलॉग किया जाए। और मैं तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम थी उनकी जानिब से यह भी गिला सुन रहा था कि उनकी चूंकि सीनियर लीडरशिप फवाद चौधरी साहब, शाहमूद कुरैशी साहब इस वक्त जेलों में बंद है, तो डायलॉग होना बड़ा मुश्किल है। उस वक्त भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल इस मामले को देखें। आपको नहीं लगता कि अगर कोई
पीस का प्रोसेस हो सकता है, कोई मामला में बेहतरी आ सकती है, तो पीटीआई की सीनियर क़यादत अगर आज बाहर हो और अपने कारकुनों को भी एक तरीके से मोटिवेट भी रखे और इन कंट्रोल भी रखे, और दूसरी तरफ डायलॉग का अमल भी शुरू होता हुआ नजर आए, तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी। लेकिन कोई ना कोई ऐसी कुव्वतें हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो इस तमाम तर चीज को चाहते हैं कि मामला इंतशार की तरफ बढ़े और पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो जाए। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है भाई। डायलॉग क्या डायलॉग होगा? चले मैं बता सर, डायलॉग तो होगा ना। देखिए आज नहीं, मैं ये क्लियर कर देता ना कि पंजाब के इलेक्शंस आज नहीं तो कल होने, कल नहीं तो 4 माह बाद होने, 2 माह बाद होने, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो होना नहीं। कहा आगे छोड़े इस बात को, जो मैं बात कर रहा हूं उसको जरा गौर करें। बात ये है कि डायलॉग तो इसी चीज पे होना है ना कि इलेक्शन हो। इलेक्शन ये करवाना नहीं चाहते सर। कब तक शिव साहब, कब तक ये सवाल है, कब तक? जब तक इमरान खान मौजूद है ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे सर। तो फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इसको मुलतवी कर दिया जाए। सर मैं आपको बता रहा हूं ना, फिर ये जो ओहदे हैं, ये किसकी ताकत से, ये जो हमारे मुख्तलिफ सरकारी अफसर हैं, वजीर आजम है, वजीर दाखिला है, ये किस ताकत की बुनियाद पर वहां बैठे हुए? इसी आइन की ताकत की बुनियाद पर, और सारी डिराइव करते हैं उसी आइन से। अब जब उसी को तोड़ देंगे, आप उसको खत्म कर देंगे, तो ये सबसे पहले तो आप उस शाख को काट रहे हैं ना जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। सही। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। शुएब साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, ये इलेक्शन होंगे और नजर आ रहा है, और मेरी ख्वाहिश है, दुआ है कि ये इमरान खान की मौजूदगी में इलेक्शन हो। ऐसा नहीं है, लोग जहां ये सारा कुछ धंधा किस लिए पाला जा रहा है, 1 साल से क्या हो रहा है, सिर्फ इलेक्शन से वापस, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि अभी जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ वो फिर अब होगा, कि ये सारे किसी से इंतकाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी को भी इंतकाम लेने की जरूरत नहीं है। अकरम साहब, क्या एक वजह यह भी है कि इलेक्शंस इस वजह से भी नहीं हो रहे? मैं साद रफीक साहब का एक बयान कोट कर देता हूं, मैं वो गालिबन अगर उसका मफहूम यह था कि अगर खान साहब एक बार फिर से इक्तदार में आ जाएंगे तो वो फिर से एक बड़ी उखाड़ पछाड़ करेंगे और बहुत से मामलात हैं जो बिगड़ेंगे, हुकूमत के, ऑपोजिशन के भी और दीगर इदारों के भी। ये भी एक फेयर है। ये किसका इख्तियार होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है ना। अवाम उसको इलेक्ट किस लिए करते हैं? कि वो उखाड़ पछाड़ करे, वहां पे जो आपने नसूर बोया है उसको उखाड़े, लोगों की फलाह की। अभी आप देखें कि 1 साल में आप कहां से कहां चले आए। राइट। आपकी ग्रोथ मनफी में चली गई। ये किसको लॉलीपॉप दिखा रहे? जबरदस्ती। अब IMF से आप जबरदस्ती करके उनसे वादा करेंगे? वो कौन लोग हैं? अभी आप जो बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान एक्चुअली इंटरनेशनली सख्त आइसोलेशन का शिकार है। चाइना ने पाकिस्तान के लिए 2 दफा अपनी एक स्टेटेड पोजीशन वायलेट की है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। एक उन्होंने किया था 71 में जब याह्या खान को कहा था, और अभी एक उन्होंने यहाँ पे आके जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने जो है ना बिलावल भुट्टो को कहा है, और यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को कहा है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि होश के नाहुन लो। सर ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल अकरम साहब वैलिड पॉइंट है। शाहजी, ये जो मामला है इस वक्त, सर ये गेम फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगता है कि अब ये इलेक्शंस का मामला ये वो सवाल है जो अवामी सवाल है, अब ये सवालात के जवाब मिलते हुए नजर आएंगे? सर देखिए, ये मामला है पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान का मामला आएगा तो पाकिस्तानी अवाम बोलेगी, पाकिस्तानी इदारे बोलेंगे, पाकिस्तान की सियासी पार्टियां बोलेंगी, ठीक है ना। ये मामला पाकिस्तान का है। बात यह है कि पिछले 1 साल में जिस तरीके से ये हुकूमत चली है, जिस तरह पाकिस्तान चलाया गया, वो सबको पता लग गया। वो ये जो आई डोंट केयर IMF, आज IMF के पैरों बूट चाट रहे हैं। मतलब अब क्या है, ड्रामे कर रहे हैं। एक सीरियस मुल्क को संजीदा तरीके से चलाए, उसको आप किस तरीके से चलाना चाह रहे हैं? आपने बनाना रिपब्लिक बना दी है, आप एक ही पार्टी के ऊपर अपना सारा कानून लागू करके बैठे हुए हैं। आप चाह रहे हैं कि उसको साइडलाइन कर दें। भाई आप समझने की कोशिश करें। मैं एक बात ये नहीं, आप पे लाजिम नहीं कर रहा कि एक पार्टी की बात कर रहा हूँ। जब आप सियासी तरीक़ेकार से हटकर जबर और तशद्दुद का निजाम वो अपनाएंगे,
तो भाई पे कंफर्टेबल कोई भी नहीं रहेगा। ये खाम ख्याली होती है, ये हमेशा हमने देखा है, पिछले दौरों में भी हमने देखा है, कई मार्शल लॉज में हमने देखा है कि इस तरह की बहुत कोशिशें की गई कि लीडर को हटा। शाह जी, इलेक्शंस का बता दें, इलेक्शंस का क्या होने जा रहा है, क्योंकि अगले मंगल को समाप्त है, और ये भी बता दें कि अगले मंगल को जब समाप्त होगी तो क्या जेयूआई एक बार फिर से उस एहतजाज में धरने का अनाउंसमेंट करेगी? और फिर एक और बड़ा सवाल कि क्या इस बार, क्योंकि पिछली बार तो हमें पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप वहां पर नजर नहीं आई, क्या इस बार पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी उस धरने एहतजाज में शिरकत करते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये तो उनका अपना फैसला होगा कि उनको। जी 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 शाह जी, ये तो उनका अपना फैसला होगा कि उन्हें इस धरने के अंदर या इस प्रोटेस्ट को कंडक्ट करना चाहिए या नहीं। सर आपकी आवाज नहीं है, वापस रिपीट करते हैं शाह जी। जी, वो मुझे बीच में आवाज आ रही थी, मैं रुक गया। नहीं शाह जी, बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये तो उनको सोचना चाहिए कि वो एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और ये तो नजर ही आ रहा है कि सब मिले हुए हैं। और सर आपको लगता है मंगल तक, अगले मंगल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दी उस पर फैसला हो जाएगा? सर मेरा ख्याल है कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस अवाम से निकालना चाहिए, कौम को, मुल्क को, क्या उनको एक फैसला, एक स्टैंड लेना चाहिए, एक बहादुरी से फैसला देना चाहिए, कानून के मुताबिक फैसला देना चाहिए। उनको बिल्कुल कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। देखिए, जिस सीट पर वो बैठे हैं इस वक्त, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान को सियासी बुरान से निकाल सकती है। तो ये पॉइंट आ गया। अकरम साहब, फाइनल कमेंट ऑन दिस, के ये जो अगले मंगल को, और ये बता दें कि पीपल्स पार्टी, सवाल उठाए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी क्या इस तमाम तर धरने में, एहतजाज में इन फ्यूचर अगर होता है तो फिर उस तरीके से शिरकत करेगी या नहीं? क्योंकि अभी तक पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और एनक्यूएम अपनी पोजीशंस को काफी हद तक सेव किए हुए हैं। अभी तक उनके कार्ड्स उस तरीके से शो नहीं हुए जिस अंदाज से नून लीग के, जेयूआई के शो हो चुके हैं। आपको लगता है कि अगली मंगल को भी ये कुछ मनाजिर देखने को आएंगे? देखिए, ये जिन जमातों का आपने जिक्र किया है, ये तो जिसको कहते हैं जेब की घड़ी वाली जमातें हैं, इनका क्या हम कहें। और उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हो चुकी है। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक सियासी जमात की तदफीन हो चुकी है और उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान की, वो इंसानी हकूक के लिए, सोशल लिबर्टीज के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ने वाली जमात हुआ करती थी। और आज वो जहाँ पे खड़ी है और जिनके लिए खड़ी है और जो कर रही है और जिसका हिस्सा बनी हुई है, वो अगर आप आज से कुछ साल पहले ही पीपल्स पार्टी को देख लें कि इनके लोग जो थे, वो जो मगरमच्छ के आंसू बहाते थे कि मिलिट्री कोर्ट्स को वोट देना पड़ रहा है, कहाँ गए वो सब लोग? ये पार्टी दफन हो चुकी है। अल्लाह माफ करे, ये बहुत बड़ा अलमिया होता है किसी भी कौम के लिए, मुल्क के लिए, कि वहां पे एक ऐसी पार्टी जो है, जो लोगों की एक वक्त में उसने एस्पायरेशन को टच किया हो, वो उसका ये हशर हुआ। अकरम साहब, अगले मंगल को फैसला हो रहा है या नहीं, ये बता दें क्लियर। अगले मंगल को मेरा नहीं ख्याल। देखिए ना, कोर्ट के काम करने का एक तरीका होता है। अदालतों में अब ये चूंकि उन्होंने कहा है ना कि वो रिव्यू पिटीशन सुन रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, मगर ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो 14 मई का इलेक्शन वहां पे मौजूद है। अब रिव्यू पिटीशन में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे, उन्होंने कहा जी मैं 2-3 दिन इसके ऊपर आर्गू करने में लगाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्त भी मांगा गवर्नमेंट ने, अटॉर्नी जनरल ने, कि कुछ वक्त दे दे और पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस जारी कर दे। तो इसका मतलब ये है कि मंगल को ये टेकअप होगा मामला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसी दिन इस मामले को खत्म कर सकती है। उसकी वजह ये है कि रिव्यू पिटीशन में उन्होंने नए नुकात उठाए हैं, जबकि रिव्यू पिटीशन होती इस पॉइंट पे है कि जो पहले से ऑर्डर किया गया है उसके ऊपर कोई ऐसा मामला है, कोई लकूना है, कोई हुक्म रह गया, तो उसके ऊपर रिव्यू हो सकता है, मगर ना नए पॉइंट्स के साथ नहीं हो सकती। ठीक हो शोएब भाई, लास्ट फाइनल कमेंट 30 सेकंड। शोएब भाई, फाइनल 30 सेकंड, आपको क्या लग रहा है कि अगले हफ्ते में ये जो कुछ मामला है, ये कुछ उलझने सुलझती में नजर आएंगी या मजीद बिगाड़ पैदा हो रहा है? मेरे ख्याल में जुम्मा वुड बी द डिसाइसिव डे अगेन। जुम्मा बड़ा आपने अहम, बिल्कुल सही आप निशानदेही की। शोएब भाई, मैं चाहूंगा आपसे भी जरा इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ जाए। जी, मुझे लग रहा है, मैं भी, मतलब मजाक की बात नहीं है, मेरा ऐसी कैलकुलेशन है कि सियासी जमातों को सुनेंगे, अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, पीटीआई के वकील को सुनेंगे, इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनेंगे, तो तकरीबन मंगल से शुरू होके
तो ये जुम्मे तक चले होपफुली नेक्स्ट वीक में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। शुएब साहब ये बता दें नेक्स्ट वीक में हो जाएगी, आपको भी ये लग रहा है या नहीं? नेक्स्ट वीक में हो सकती है, मंगल का मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, और यकीन तौर पे इस हवाले से आपको भी वक्तन फवक्तन अपडेट रखेंगे। लेकिन एक बात एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है ये किसी भी तौर पे पॉजिटिव नहीं, पाकिस्तान का जो इमेज है वो किसी भी तौर पे मुस्बत नहीं जा रहा। और यहाँ पे सवाल जरूर है कि पंजाब के इलेक्शन हो या वफाक के इलेक्शन हो, ये इलेक्शन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम होने हैं। यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात की जाती है तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि आवाम अपने घरों से निकले वोट डालने बड़ी तादाद में, और आवाम के वोट को सही तौर पे इंदराज किया जाए, उसकी गिनती की जाए और अवाम को सही तौर पे अवाम को ताकत दी जाए, बाइख्तियार बनाया जाए। क्योंकि अगर आज इस प्रोसेस से अवाम का एतमाद उड़ गया, मैं किसी पॉलिटिकल जमात की बात नहीं करता, मैं इस प्रोसेस की बात करता हूं जो है जैसा ये हमारे मुल्क का प्रोसेस है, और वक्त के साथ ये प्रोसेस बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आज अवाम को इसका मौका ना मिला तो फिर यकीनी तौर पे एक ऐसी तरफ हम बढ़ जाएंगे जिसके हवाले से कोई भी अच्छे तासुरात नहीं रखता। उम्मीद करता हूं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीन मेमन को इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।